हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लाइव विद तौसीक हैदर में आपको वेलकम कहता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में रात के 11 बज चुके हैं और आज मैंने आपकी मुलाकात एक ऐसे व्लॉगर से करानी है कि कोई उसके कोई लाखों फैंस और फॉलोअर्स और इस तरह की कोई चीज़ नहीं। और आपको पता है, मैं इस तरह का कोई, मुझे भी नहीं होता कि जो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो वो कोई बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, या उसके फॉलोअर्स नहीं है तो वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, चाहे वो म्यूजिशियन है, चाहे वो अदाकार है, चाहे वो आई डोंट नो कोई ब्यूटी कंसल्टेंट है, कोई भी प्रोफेशन हो। मेरा ख्याल है कि फनकारी के अंदर भी ना, एक्टिंग के अंदर भी, आर्टिस्ट और स्टार में, फनकार और स्टार में, कुछ लोग, कुछ बहुत बड़े स्टार्स हैं जो बहुत बड़े फनकार भी होते हैं, कुछ बहुत बड़े स्टार्स हैं जो शायद इतने अच्छे फनकार नहीं होते, और कुछ बहुत बड़े फनकार हैं जो शायद स्टार नहीं बन पाते। तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए जो मैं सेशन सजाता हूँ उसका क्राइटेरिया कभी भी शोहरत, मशहूरी और बहुत बड़े फॉलोअर बेस नहीं होना भी नहीं चाहिए। आप मुझसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह से एक ऐसे नौजवान को, 27-28 साल उसकी उम्र है, ही इज़ अ वीलॉगर और एक टीवी चैनल पे वो खबरें पढ़ते हैं। उसकी बातें बड़ी मुझे डिफरेंट सी लगती हैं, और मैं मुझे मुझे लगा कि मेरी जनरेशन, जब मैं इस एज में था, तो हम लोग इस तरह की बातें कम से कम करते नहीं तो सोचते ज़रूर थे, आपस में डिस्कशंस करते थे। तो मैंने इसलिए सोचा कि सैयद मुजम्मिल से मैं आपको मिलवाऊं और देखूं कि शायद मुझे भी इनसे कुछ सीखने का मौका मिले, बिकॉज इज़ अ वेरी वेरी वेल रेड बॉय, वेरी वेरी वेल रेड पर्सन। सो चल के देखते हैं कि सैयद मुजम्मिल हमारे साथ हैं। बिल्कुल है। पिक पिक पिक, मुजम्मिल पिक 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 पिक। किधर चला गया ये लड़का? देखो ना, ये इस जनरेशन के ये मसाइल है ना। अब मैंने इनवाइट भेजा हुआ है और अब पिक नहीं कर रहा। और भाई पिक कर ले, चार बातें हमें भी कोई काम की सिखा दे, हम भी कुछ पढ़ा लिखी बातें तुम्हारे साथ कर लें, कुछ हम भी सीख लें दुनिया किस तरफ को जा रही है। ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहता है अपने आप को, हम भी तो जाने पॉलिटिकल साइंटिस्ट होता क्या है ना। हमें तो यह पता है ये पॉलिटिशियंस होते हैं लोग और या साइंटिस्ट होते हैं, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या होता है आज मैं भी तो सीखूं। तो ये मुंडा लगदा दौड़ गया है। तो मुंडे किधर हो तुम? आ गया आ गया जी, आ गया। यस सर, कैन यू हियर मी? ये मतलब इतना तो, मतलब शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित के वो भी इससे जल्दी इंस्टा पिक कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा इंटरनेट जो है वो उससे ज्यादा शाना बिहेव कर रहा है, इट्स क्या हाल है पाकिस्तान, आपके? सो ऑल गुड। हाउ आर यू? यू लुक प्रीटी फ्रेश। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो मुजम्मिल, मैं तुम्हारा भी या, इंट्रोडक्शन करा रहा था अपने ओके। दोस्तों से, अपने आई होप इट फॉलोअर्स से। वाज प्रोफाउंडली, आई सी। तुमने सुना नहीं मैंने तुम्हारे जो खिलाफ बातें की? अनफॉर्चुनेटली मिस हो गया। इंटरनेट नहीं चल रहा था? हाँ, इंटर आई गेस इट वाज लैगिंग। अच्छा। इट वाज वर्किंग। या, गुड 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 या, गुड। अच्छा जी, तो आज बहुत सारी बातें करनी है। ट्रू। सबसे पहले एक मुश्किल सा सवाल तुमसे मैंने करना है। यू कॉल योर सेल्फ, या, माशाल्लाह आप बड़े डिफरेंट सा व्लॉगिंग करते हैं। मैं लोगों को बता रहा था कि कोई लाखों फॉलोअर्स नहीं है मेरे आज के मेहमान के, लेकिन ये बातें बड़ी मजेदार करता है, एंड आई वांटेड टू प्रोफाइल हिम या, ऑन माय सेशंस। या, यू कॉल या, योरसेल्फ अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट। या। तो मैं तो या पॉलिटिशियंस को जानता हूं तो या साइंसदानों को जानता हूं। ये पॉलिटिक्स और साइंसदान, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट होता, हाउ डू यू डिफाइन अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट? मुजम्मिल, यहां से शुरू कर। Somebody who's doing a catharsis of the political events of the history, and somebody who अब could भाई आसान, foresee. एक तो अंग्रेजी Okay, बोलेगा, sorry. ऊपर से हाँ. मुश्किल बोलेगा। मैं सरकारी No, स्कूल no, का no. पढ़ा हुआ बीए फेल नहीं, बंदा नहीं हूं। सर, हाँ. ठीक है ना, आसान आसान बातें करना मेरे ये साथ। आपसे सीखिए। श्योर डन। नहीं, बेसिकली ये है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट तो वही होता है जो कि पॉलिटिकल इवेंट्स जो कि हो चुके हों उनकी एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि उनका जो कैथारसिस कर सके बेसिकली। कि ओके। एक एक होता है सुपरफिशियल मैथ्स का एनालिसिस, जो ऑब्जर्वर का एनालिसिस होता है, वो जो सतह से देख रहा होता है वो एनालिसिस होता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट वो होता है जो आम जबान में कहते हैं ना, जो बाल की खाल उतार लेता है, तो जो ओके। इवेंट्स के अंदर घुस जाता है और उनको उनको रैशनलाइज करने के लिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है। और हम्म। इसके अलावा उनसे डिडक्शन लेके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की सलाहियत भी रखता है कि इस तरह से इस पैराडाइम में सोसाइटी बिहेव कर सकती है। सो आम फहम अल्फाज में हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं जितना तो मैंने तुम्हें फॉलो किया है पिछले एक साल के अंदर, तुमने फलसफा बहुत पढ़ा है, तुमने तारीख बहुत बिल्कुल। पढ़ी है,
और तुमने रिलीजन्स को बहुत पढ़ा है, मुख्तलिफ मज़ाहिब या को तुमने बहुत पढ़ा है। और या मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपकी एज के अंदर, ट्वेंटीज के आजकल के नौजवान जो हैं वो पढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे आपकी जनरेशन से जाती तौर पे एक गिला है, और वो गिला ये है, और यही मेरा सवाल भी है, कि आप लोग हमसे बहुत आगे, हमसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहां मुझे गड़बड़ नजर आती है ना, आप इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझते हैं अक्सर औकात। आपका इसके बारे में क्या दैट ख्याल? इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एनालॉजी, और बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आप एंटिसिपेट कर रहे होंगे शायद कि इससे अग्री नहीं करूंगा मैं, बट आई एम नॉट अ डिफेंडर ऑफ दिस नोशन, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। वो इस तरह से कि जो टेक एज है उसने आके हाईजैक कर लिया है तमाम तर एक्सपर्टीज़ को, जो कि इंसान की किसी दौर में पॉसिबल हो सकती थी अगर वो लेजर को एंजॉय करता या फिर चीज़ों को सुपरफिशली ना देखता। तो हम्म। अब की हालत ये है कि इन्फॉर्मेशन, पहले क्राइसिस ये था इन्फॉर्मेशन लेनी कहाँ से है, अब ये है लेनी कौन सी है, क्योंकि आपके वन क्लिक मोड पे सारी ग्लोबल विलेज दुनिया आपके सिर्फ वन क्लिक अवे है। तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट यू डोंट नो व्हाट टू एक्सप्लोर। दैट इज द बिगेस्ट हम्म। क्राइसिस दीज डेज। हम्म। तो उसके लिए, उसको फिल्टर करने के लिए बहुत से लोग जो है वो गेम्स खेलने में ऑब्सेसिव हो जाते हैं, कुछ लोग सीजन देखने में ऑब्सेसिव हो जाते हैं। तो हम्म। ऑब्सेशन जो है वो बिल्कुल बैंकरप्ट कर देता है इंटेलेक्चुअली उनको। दे डोंट नो कि किस डोज में कितनी चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन की आपने बात की है और नॉलेज की बात की है, प्रिसाइज सा 2 मिनट दे दें सिर्फ। इसमें मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि एक जी जी, वो 2 मिनट नहीं, स्टोरी है। आपका ये आपका सेशन है, आपने जी आज जी आज मैंने आपसे जी सीखना जी है, इस इसलिए प्लीज कंटिन्यू। श्योर श्योर। तो वो एलिगरी ऑफ द केव एक स्टोरी है प्लेटो की ना, तो उसमें वो एक्सप्लेन करता है कि गार में अंधेरा होता है और वहाँ कुछ लोग रहते हैं, और वो इमेजेस देखते हैं दीवार के ऊपर जो कि बाहर की चीज़ों का साया पड़ रहा होता है। वो कभी गार से बाहर नहीं जाते, वो उनको लगता है कि यही रियलिटी है जो इमेजेस हमें दीवारों पे नजर आ रहे हैं। एक दिन गलती से एक इंसान उस कार से बाहर निकल जाता है, बाहर जाके देखता है कि खूबसूरत झरने, हसीन वादियाँ और सूरज चमकता हुआ सर पे। वो भाग के वापस आता है, लोगों को बताता है कि यार बाहर तो इतने हसीन मनाजिर है, यहाँ से बाहर निकलो। तो वो उसको कहते हैं कि बाज आ जाओ इस चीज़ से, हमने जो देखा है वो सच है, ये इमेजेस जो हैं यही सब कुछ हैं, इन्हीं को हम मानते हैं और यही सच्चाई है। वो कहता है नहीं, जो मैंने बाहर देखा है मेरे साथ चल के देखो तो सही एक बार, और वो उसको कत्ल कर देते हैं। सो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का ये फ़र्क है, जो साए दीवार पे नज़र आ रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन है। उस इन्फॉर्मेशन के अंदर घुस के, उसका इंसाइट लेके, उसका कैथारसिस करके, बाहर की रोशनी, बाहर का सूरज और अंदर के झरने देखने को नॉलेज कहते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट को समझ सकें और उसका पर्पज़ क्या है उसको समझ सकें। तो इन्फॉर्मेशन का जो पर्पज़ है और जो उसका मतलब है उसको डिड्यूस करने को हम नॉलेज कहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग बहुत सुपरफिशियल सा सतह का तज्जिया करते हैं और ऊपर से चीज़ को देखते हैं, सियासियात हों या कोई भी मुआशी ज़िंदगी हो, जो भी हो, उसको देख के छोड़ देते हैं, लेकिन उसका एनालिसिस नहीं कर पाते, और ये बहुत बड़ा क्राइसिस बन जाता है इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी में। कितना पढ़ते हो? कितना पढ़ता हूँ? ज़्यादा तो नहीं पढ़ता, लेकिन जितना पढ़ता हूँ उस पे रिसर्च बहुत करता हूँ। अगर किताब का एक सफ़ा पढ़ लिया है तो सामने 4 टैब खुले होंगे, उस सफ़े के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसका फर्दर कैथारसिस करने के लिए, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ना कि सिर्फ इसलिए कि आज मैंने 30 सफ़े पढ़ लिए हैं अब मैं सुकून से सो जाऊँगा। उससे निकाला क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी। ये बताइए कि आप क्या नहीं समझते, और अगर समझते हैं, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं तो तुम आगे से मुझसे एग्री कर रहे हो, तो फायदा क्या? मेरा तो ख्याल था तुम डिसएग्री करोगे तो कोई महफिल जमेगी। मैं तो जो कहता हूं तुम कहते हो आप ठीक कह रहे हैं। ये तो बस बात। आप वाहिद इंसान है जिससे मैं एग्री करता हूँ, बाकी सबके खिलाफ हूँ। वो तो देखा होगा वीलॉग्स में आपने। हाँ, मैंने देखा। अच्छा भाई, तुम्हारी एक फैन ने, पता नहीं तुम्हारा फैन है या तुम्हारी फैन है, एक मुझे इनबॉक्स किया था क्वेश्चन। वो अभी तुम अच्छी। हंसे हो तो मुझे वो क्वेश्चन याद आ गए। ओ। वो पता क्या है? उन्होंने या। वो क्या, वो साहब थे या साहिबा थी, उनके जी मुजम्मिल भाई से कहें कि उनका स्माइल बड़ा खूबसूरत है, लेकिन वो अपने व्लॉग्स में हंसते बड़ा कम है, तो वो हंसा करें। ये नहीं, आपने तो हंसा दिया, उनके सवाल का जवाब जो है ना वो सवाल करने से पहले ही मिल गया होगा उनको, लग रहा है एग्जैक्टली मुझे। वो तुम हंसे हो तो मुझे याद आया वो। अच्छा जी। मोस्टली हाँ, मोस्टली प्लीज ये होता प्लीज। है कि इश्यूज बहुत ड्राई होते हैं, उनको पिक ऐसा करते हैं कि बस फिर उसमें सियासत और रियासत हमारी ऐसी छीन लेती है। आई नो। अच्छा मुझे बताओ, यंगस्टर्स जो हैं, क्या आप समझते हो कि इस वक्त जो ट्वेंटीज का नौजवान है पाकिस्तान का, चाहे देही है चाहे शहरी है,
चाहे लड़का है लड़की है जो भी, वो इतना, अब वो इनटॉलरेंट लफ्ज भी इतना क्लीशेड हो गया हुआ है कि मैं वो लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इनटॉलरेंस का लफ्ज भी हमारे, हम इम्यून हो गए हैं उसके ना। मतलब बिल्कुल बिल्कुल। इतना गुस्से में क्यों होते हो यार तुम लोग? ये ट्वेंटीज के बच्चे हर वक्त, चक्कर क्या है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। असल में ये कहानी इस तरह शुरू होती है कि तकरीबन 1943-4 के बाद ये होता है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाती है तो एक नया क्राइसिस सामने आता है कि दो आइडियोलॉजीज़ की जंग शुरू हो जाती है। अब ये नई जंग लग गई है, नज़रियात की जंग लग चुकी है। तो उसमें ये हो रहा है कि एक तरफ कैपिटलिज्म है, एक तरफ कम्युनिज्म है, सोवियत रशिया है और अमेरिका है। तो अब नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है और प्रॉपर वॉर तो हो नहीं रही। तो उसमें यह है कि आइडियाज़ को प्रमोट करना है हमने। अब आइडियाज़ को प्रमोट कैसे करना है कि एक अमेरिकन विंग में है, एक रशियन विंग में है, कुछ नॉन अलाइन मूवमेंट में भी थे जो किसी की तरफ भी नहीं, जैसे हिंदुस्तान या ब्राज़ील वगैरह जैसे मुल्क, यूगोस्लाविया जैसे मुल्क। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन विंग के साथ चले गए। तो उससे ये हुआ कि वहाँ से फंडिंग आना शुरू हुई, 60s में डेवलपमेंट भी हुई और फिर 70s में दुनिया को एजेंडा ये मिल गया, क्योंकि सोवियत रशिया जो है वो एक एथीस्ट कंट्री है। तो इसीलिए आपने बिल्कुल एक रेडिकल लेफ्ट को निगेट करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए रेडिकल राइट को जन्म देना है। अब रेडिकल राइट कैसे जन्म में आएगी कि थर्ड वर्ल्ड की सोसाइटीज़ में फंडिंग करवाएं और वहाँ पर ऐसे आइडियाज़ को इंडोक्ट्रिनेट करवाएं जिसके थ्रू लोग शिद्दत पसंदी के लिए हथियार उठा सकें और उनके खिलाफ लड़ सकें। अफगान जंग का पर्पज़ पूरा होता है और उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं और अफगानिस्तान दुनिया की यंगेस्ट पॉपुलेशन को पीछे छोड़ जाते हैं मरने के लिए हथियारों के साथ। और वो सारा मामला यहाँ पर आता है। 5,000 की क्लाशनिकोव हमें बाजार से मिलना शुरू हो जाती है, अफ्यून यहाँ फैल जाती है। तो वो नज़रियात जो हैं वो पनप चुके हैं और मिलेनियल्स की एक ऐसी नस्ल जवान हो चुकी है जिसने सिर्फ शिद्दत पसंदी और मार धाड़ देखी है। अनफॉर्चुनेटली उसने PIA के वो ऐड नहीं देखे अखबारों में 60s के, कराची का बीच नहीं देखा, मॉल रोड का कल्चर नहीं देखा लाहौर का। उसे पता ही नहीं है कि डाइवर्सिटी और प्लुरलिटी क्या होती है सोसाइटी के अंदर। उसने सिर्फ एक हाश नज़रिया देखा है और कुछ देखा ही नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान साहब जो सऊदीया में, आपको पता ही है कि उनकी क्या आजकल जो है वो एक्टिविटीज़ हैं। तो वो ये कहते हैं कि हमने खुद पैसे दिए थे शिद्दत पसंद नज़रियात को फ़रोग देने के लिए और उससे हमने पर्पस लिया कोल्ड वॉर का और हम वो जीते हैं। सो दे आर प्राउड अबाउट इट एंड दे आर कन्फेसिंग इट एंड वी आर देयर प्रोडक्ट्स। सो दैट इज़ वाई द यूथ दैट वी हैव, जो नौजवान नस्ल आज हमारी, वो बहुत वल्नरेबल है और बहुत गुस्से में है। और इस गुस्से का इजहार जो है वो घर से लेके अपनी लैपटॉप की और ये स्मार्टफोन की स्क्रीन तक बिला दरेग उस गुस्से का इजहार हर वक्त सुबह शाम हो रहा होता है। इसका कोई हल है? सर हल इसका यही है कि एक तो बेसिकली जो आपका करिकुलम बचपन से आपको पढ़ाया जाता है उसमें कुछ तब्दीली लाई जाए, ताकि अगर आप बचपन से ही वॉरियर्स को आइडियलाइज करेंगे, सो यू वुड वांट टू फाइट पीपल, यू वुड वांट टू फाइट योर एडवर्सरी, वांट टू ब्रिंग हिम डाउन। जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो मोदी की हो, चाहे वो बोल्सोनारो की हो, चाहे वो ट्रंप की हो, या मरीन ली पेन की हो, या उसके अलावा जो ब्राज़ील वाला है, या इमरान खान की हो, ये भी पॉपुलिस्ट आदमी हैं जो कि लोगों के नज़रियात को उभार के तकरीरें करते थे। तो इससे जो पॉपुलिज्म के हामी होते हैं ऐसी सियासी पार्टियों के, वो जज्बाती होते हैं। तो इस वक्त सोशल मीडिया पे सबसे बड़ी जो मैच है वो PTI की भी है और लोगों की भी है और पार्टीज़ की भी है। लेकिन जो इमोशनल मैच होती है ना, वो एक ऐसे कैरिज्मेटिक लीडर के पीछे जाती है जो जब फेल होता है उससे बर्दाश्त नहीं होता, क्लेम बहुत टॉल होता है, परफॉर्मेंस लो पे आ जाती है, तो फिर उससे फ्रस्ट्रेशन जन्म लेती है। तो इसका हल सिर्फ यही है कि हम अपने सोसाइटी को पीस ड्रिवन करें, थोड़ा सा ओपन माइंडेड करें, यहाँ पर करिकुलम में चेंजेस लेकर आएँ ताकि इनको दिखाएं कि अमन कायम करने वाले, अमन की बात करने वाले भी हीरो होते हैं। और दूसरा ये कि जो सोसाइटी में आर्टिस्ट होते हैं, जो सोसाइटी में साइंटिस्ट होते हैं, उनकी भी वर्थ होती है, सिर्फ आपने उनकी अभी नहीं कहा, जिन्होंने तलवार उठाई होती है। ठीक है, आपने कहा कि ये जो नस्ल है, आपकी जो जनरेशन है, आप यू आर मस्ट बी इन या योर लेट लेट ट्वेंटीज आई गेस, समथिंग लाइक दैट यस, आई एम आप। 27। या हाँ, तो आपकी जो जनरेशन है, जो इस वक्त ट्वेंटीज की जनरेशन है, अर्ली थर्टीज की, उनको नहीं मालूम कि वो भी एक पाकिस्तान था जो एटीज या से पहले, अफगान वॉर से पहले एग्जिस्ट करता था। जी। अ, ठीक है, हम आगे चलते हैं, बात को इस पे भी खैर डिस्कशन हो सकती है, लेकिन वक्त श्योर। कम है। आप मुझे ये बताइए कि उस वक्त, चले इस वक्त पे आते हैं। मुझे ये बताओ कि ये इंटॉलरेंस जब हमें इस्लामाबाद में मंदिर के ऊपर हमें नजर आती है, मंदिर के इशू पे, पहले मुझे बताएं उस पे आपकी क्या टेक है, एंड हाउ डू यू सी दिस?
क्या फिर आप जैसे नजरियात रखने वाला पाकिस्तान का नौजवान अपने आप को बहुत ज्यादा अकलियत में महसूस नहीं करता? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है, ऑन पॉइंट है, क्योंकि आप आइसोलेट हो जाते हैं अगर आप थोड़ा सा भी सेंटर लेफ्ट का स्टांस भी लें यहाँ पर। और मंदिर की जहाँ तक आपने बात की है, आई टोटली सपोर्ट द नोशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल, क्योंकि ये कायदे आजम की उस ड्रीम की मटीरियलाइजेशन है जो 11 अगस्त की तकरीर उन्होंने की थी, और उन्होंने कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क एंड चर्चेज एंड योर टेम्पल्स, स्टेट हैज नथिंग टू डू विद वट योर रिलीजन और कास्ट इज। तो हम उसको भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं कि जोगिंदर नाथ मंडल की तरह के हमारे लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं यहाँ पे, जो कि हिंदू थे। और हम भूल चुके हैं कि कायदे आजम की कैबिनेट में कितने अकलियती अरकान मौजूद थे और उनका अपना नज़रिया क्या था। तो अगर तो उनकी बनाई रियासत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करना है, तो हमें ज़िया की पोस्ट ज़िया सोसाइटी को भूलना पड़ेगा, और उन लोगों को राइट देकर ये साबित करना पड़ेगा कि हमने अगर ये रियासत बनाई है तो इसलिए बनाई है कि माइनॉरिटीज़ का वो हाल ना हो जिससे हम खौफजदा थे हिंदुस्तान के अंदर। और इसलिए हमने एक अलग वतन का जो है ना तस्वुर पेश किया और अलहदा वतन लिया। अगर हम यूरोप जाते हैं, मगरबी ममालिक में जाते हैं, वहाँ पर मसाजिद बनाने का इख्तियार है, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ भी हमें रेसिप्रोकेट करना चाहिए और साबित करना चाहिए कि हम टॉलरेंट हैं और हम ऐसी ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं जिससे माइनॉरिटीज़ जो है वो आगे बढ़ सकें और इक्वल सिटीजन को होने को महसूस कर सकें। तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ बिल्कुल। जो लोग इसको नेगेट कर रहे हैं वो बिल्कुल प्लुरैलिटी पे यकीन नहीं करते, और वो सिर्फ समझते हैं कि टोटलिटेरियन स्टेट होनी चाहिए, सिर्फ एक नज़रिया सच्चा है, बाकी किसी को सांस लेने की परमिशन नहीं है। लेकिन ये मुल्क तो इस्लाम के नाम पे बना था। बेशक इस्लाम के नाम पे बना था, लेकिन कायदे आजम का जो डॉक्ट्रिन था वो यही था कि यहाँ जो माइनॉरिटीज़ होंगी उनको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की बिल्कुल परमिशन होगी, और रियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत से ममालिक दुनिया में मौजूद हैं जो कि इस्लाम के नाम पर इस्लाम का नाम लेते हुए उनके लीडरान आपको दिखाई देते हैं, जो मेजॉरिटेरियन इस्लामिक कंट्रीज हैं, टर्की की एग्जाम्पल भी है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, उसमें ये कहीं मेंशन नहीं है ये चीज़ें। और दुनिया की सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ मॉस्क जो मसाजिद हैं वो हिंदुस्तान के अंदर हैं, जो कि एक इस्लामिक कंट्री भी नहीं है। तो अगर हम सिर्फ एक मेजॉरिटेरियन नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए मसाजिद या टेम्पल बनाना शुरू कर दें, तो फिर तो बाकी सब कुछ तो मुनहदम करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा हमें। तो मेरा ख्याल है कि मॉडर्न वर्ल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड का तस्वुर कनाडा की तरह का होना चाहिए, जहाँ पर हर बंदा कैबिनेट में बैठा हुआ है, औरत भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, पारसी भी है। तो वो एक अच्छा चेहरा है नई दुनिया का और उन नज़रियात का जो कि मॉडर्निज्म ने हमें सिखाए हैं। मुजम्मिल, किस तरह की चीजें पढ़ते हो? मैं बेसिकली तो सबसे जो एक चीज़ कॉमन समझता हूँ ना, जो भी चीज़ पढ़नी होती है उसमें ये समझता हूँ कि क्रिटिकल कितनी है वो, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग ही इस तमाम नॉलेज की बुनियाद है। अगर एक मर्तबा किसी को बताया गया कि भाई तुम्हें अंधेरे में ही रहना है, और अगर वो उसको मान लेता, तो आज मैं और आप इस रोशनी में ना बैठे होते, जो लाइट जिसको कहते हैं, जो कि एडिसन ने दरियाफ्त की। तो उसने सोचा कि नहीं, मैंने इसके खिलाफ जाना है। और इसी तरह बहुत से लोगों ने डिसेंट शो किया और आगे बढ़े और इजादात की और डिस्कवरीज की, और जो एक सेट लिमिट थी सोसाइटी की उससे बाहर निकले। तो जिसने भी क्रिटिकल एनालिसिस किया होता है उसकी तरफ मेरी पहली अट्रैक्शन होती है, चाहे वो फिलॉसफी के अंदर हो, चाहे वो पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर हो। के अजीज़ की तरह के लोग जिन्होंने हिस्ट्री का कैथारसिस सही अंदाज में किया और बताया कि किस तरह से आपकी तारीख को जो है ना वो उसका कत्ल किया जाता है यहाँ पे, उनकी किताबें पढ़ी मैंने। फिर उसके अलावा फ़लसफ़े के अंदर मैंने पोस्ट मॉडर्निस्ट लोगों को पढ़ा, और मैंने मार्क्सिस्ट लोगों को पढ़ा, मैंने लेफ्टिस्ट सोशियोलॉजी को पढ़ा। और इन चीज़ों को पढ़ के पता लगता है कि जो आप बिलीव करते हैं फिर आपको उसको रिव्यू करने का मौका मिलता है, और अगर रिव्यू करने के बाद भी आपके बिलीव वही रहें तो फिर वो रिफाइंड और टेस्टेड होते हैं, फिर उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। और आप, मतलब आपके अपने बिलीफ की आप तौसीक कर रहे होते हैं विद योर ओन बिल्कुल, वो ज़रूरी है। थॉट्स। ठीक। अच्छा, क्या रेकमेंड करोगे इस वक्त? ट्वेंटीज के, 30, चलो जनरली इस वक्त मेरे जितने भी फॉलोअर्स तुम्हें देख रहे हैं, दो तीन किताबें रेकमेंड करो। मसलन क्या पढूं मैं, मुझे रेकमेंड करो। तो एक सबसे जो इम्पोर्टेंट किताब जिसने मेरी ज़िंदगी में रोल प्ले किया है ना, वो है बियॉन्ड गुड एंड ईवल। फ्रेडरिक नीत्शे एक फ़िलासफ़र थे जो कि इकबाल के भी फेवरेट थे, और इकबाल ने उनको अपनी शायरी में मजज़ूब फ़िरंगी भी कहा हुआ है कि जो है वो दरवेश की तरह का उनका एक जो है ना वो रवैया था। तो बियॉन्ड गुड एंड ईवल से आपको ये समझ आती है कि सोसाइटी के अंदर जो मॉरल्स बनाए गए हैं, चाहे वो अच्छाई के हैं या बुराई के हैं, उनको क्वेश्चन करने में आप किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं उनको, और उनको क्वेश्चन करने के लिए आपको राइट काइंड ऑफ थिंकिंग क्या चाहिए। तो हमारा मसला ये है कि हम टेक्निकल नॉलेज ले लेते हैं, हम इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, उसके अलावा हम टेक्नीशियन बन जाते हैं, हम जर्नलिस्ट बन जाते हैं, हम सब स्किल सीख लेते हैं, लेकिन सोचना कैसे है इसकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। सोशल साइंस इतनी डिवैल्यूड है
आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, सबसे कम मेरिट पॉलिटिकल साइंस का मिलेगा आपको। लोग कहेंगे ये तो फारिग लोग करते हैं, ये तो फजूल लोग करते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, पॉलिटिकल साइंस वो पढ़ता है, एमबीबीएस तो इंटेलिजेंट बच्चा करता है। तो सोचने का मयार इतना गिर चुका है इस माशरे के अंदर कि सोशल साइंस की कोई वैल्यू ही नहीं रही है, जो कि बहुत बड़ा धचका है हमारी थॉट को। तो इस लिहाज से फ़िलॉसफ़ी में ट्रेनिंग होना मैं समझता हूँ कि बहुत मस्ट है। आपको समझ आती है कि आपने पढ़ना अगर कुछ है, तो आपने ज़िंदगी पे अप्लाई कैसे करना है। आपको अलजेब्रा मदद नहीं देगा सोचने में, आपको सोचने के अंदर थियरीज़ मदद देंगी। फ़िलॉसफ़र्स ने जो पढ़ा, जो सोचा, जो समझा, आप उनके कंधों पे बैठ के दुनिया देख सकते हैं और उनकी विज़डम का इस्तेमाल अपने यंग एज में करके आप खुद एक थिंकर बन सकते हैं। तो ऐसी किताबें जैसे बियॉन्ड गुड एंड ईवल है, या फिर उसी की 10 बुक ज़ाराथस्त्रा है, या फिर अगर आप मिशेल फूको एक फ़िलासफ़र थे फ्रांस के, तो उन्होंने डिसिप्लिन एंड पनिश एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने बताया कि स्टेट किस तरह से पावर एक्सरसाइज करती है अपनी। पाकिस्तान में कोई किताब पढ़नी है तो उसमें भी बहुत सी अच्छी अच्छी किताबें हैं। आयशा जलाल का काम बहुत अच्छा है और उसके अलावा हमजा अलवी का काम बहुत अच्छा है। इन लोगों को पढ़ने से आपको समझ आती है कि एक और भी नैरेटिव हो सकता है सोसाइटी का। और मुजम्मिल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि ये जिन किताबों का मुजम्मिल जिक्र कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि इन किताबों को पढ़ने या समझने के लिए आपको बहुत अंग्रेजी जबान की समझ बूझ के एक अरफा लेवल और मकाम पे आपको खड़े होना है, ऐसा नहीं है। इसमें से ज्यादातर काम जो है वो आपको उर्दू तर्जुमे के साथ मिल मिल जाता जाता है, है मार्केट में, और आसानी से मिल मिल जाता है। जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये फलसफी है तो इसका मतलब है ये अंग्रेजी, और अंग्रेजी का मतलब है फलसफियाना अंग्रेजी। आम सादा बिल्कुल सर, जबान में चीजें। कार्ल मार्क्स का जो काम है, अगर आप उस पे बहुत उर्दू में लिखा गया, और उसके डॉक्टर लाल खान की स्पीचेस भी हैं। डॉक्टर तैमूर रहमान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उर्दू में लेक्चर्स की पूरी पूरी सीरीज हैं। फलसफे को अगर उर्दू में पढ़ना है तो कोई भी फिलोसोफर आपको, डॉक्टर बुलंद इकबाल एक जो है वो एकेडमिक हैं, वो आपको पढ़ा देंगे यूट्यूब के ऊपर। तो अगर जो सीकर है, ढूंढने वाला है, उसके लिए बहुत कुछ है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अ, इतना पढ़ 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 के इंसान कंफ्यूज नहीं हो जाता? जिंदगी अनसिंपल, इफ दिस इज एट ऑल अ टर्म, और ये इस्तिलाह है, सिंपल अनसिंपल नहीं हो जाती? अगर मैं ना पढ़ूं ज्यादा, बस एक सिंपल सी जिंदगी गुजारूं, सुबह उठूं बैठूं, जो दो चार जिंदगी के काम है वो किए, और क्यों मैं पढ़ूं? फलसफा क्यों पढ़ूं? बिल्कुल। मैं ये थ्योरीज क्यों पढ़ूं? मैं सोचना क्यों सीखूं? ये आपका बहुत गहरा और बड़ा अच्छा सवाल है। और इसके देखिए ना, इंसान की ज़िंदगी के दो वेज हो सकते हैं। या तो हैप्पीनेस को परसू कर लो, या मीनिंग को परसू कर लो। अगर आपने हैप्पीनेस के पीछे जाना है, वो बहुत आसान है। आपने क्या करना है कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ कैपिटल इकट्ठा करना है, उसको सर्व करना है अपनी खुशी के लिए, और रिक्रिएशन में टाइम गुजारना है, चाहे वो एंटरटेनमेंट की कंजप्शन हो, दोस्तों से मिलना हो, बाहर जाना हो। सो यू कैन हैव अ रियली गुड एंड बैलेंस्ड एंड अ हैप्पी लाइफ। But if you want to pursue meaning, if you want to live a purposeful life, if you want to pursue ideologies, तो फिर उसमें बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, उसमें बड़ा कुछ करना पड़ता है आपको। तो उसके अंदर ये है कि उसके अंदर आपको धक्के भी खाने पड़ेंगे, और उसके अंदर आपको जो है वो एक वाइडर सेंस के लिए, एक वाइडर होराइजन को अचीव करने के लिए बहुत कुछ आपको देखना पड़ेगा। उसमें हैप्पीनेस हो सकता है ना भी हो बिल्कुल भी। तो वो कहते हैं ना कि शक पे है यकीन उनको, और यकीन पे है शक मुझे। तो अगर ये चीज़ है कि अगर आप हर चीज़ को मान लें आसानी से, तो वो बड़ा आसान होता है। युवाल नोआ हरारी का जो अभी रिसेंटली जो काम आया है, सेपियंस उसकी किताब है, वो हर बंदा ज़रूर पढ़े, मैं तो रेकमेंड करता हूँ। इसने तो आपको तहलका समझ ही मचाया हुआ है, आती इस है। किताब ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया बिल्कुल, है। बिल्कुल ऐसे है जी, वो रेवोल्यूशन है एक लिहाज से, क्योंकि उसने अपनी एक हिस्ट्री की जो उसने डेफिनेशन एक्सप्लेन की है, जिस तरह से सिक्लिकल उसने हिस्ट्री को चलते हुए दिखाया है, वो एक फिल्म से कम नहीं है। और वो ये बताता है हमें कि हमेशा से जो स्टोरीज है ना, सिविलाइजेशन को स्टोरीज बना के रखती हैं। लेट्स से नेशनलिज्म की स्टोरी ने कौमों को इकट्ठा करके एक जगह बिठा दिया, सब ने कहा हम जर्मन हैं हम एक हैं, हम फ्रेंच हैं हम एक हैं, हम रशियंस हैं हम एक हैं। तो नेशनलिज्म की अगर कहानी ना होती, तो जो है वो हम कौमों को इकट्ठा ना कर पाते। इसी तरह रिलीजन्स की भी बातें की उसने, और चीज़ों की बातें की हैं। तो स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आसान लफ्ज़ों में दुनिया को समझ लेना ऐसे ही है, चल रही है बस, ठीक है, सुबह उठना है, दफ्तर जाना है, आके सो जाना है। तो स्टोरीज वो लोग कंज्यूम करते हैं जिनका नहीं इतना थ्रेशोल्ड होता है इंटेलेक्चुअल। लेकिन जिसका इंटेलेक्चुअल थ्रेशोल्ड है, उसने उसको बढ़ाना है, तो वो खुश रहने को छोड़ दे। फिर हो सकता है वो खुश रहे, हो सकता है कभी खुश ना रहे, लेकिन मीनिंग इंपॉर्टेंट है।
लेकिन तुम्हारी इस बात में मैं एक जरूर चीज ऐड करना चाहूंगा कि मेरा जाती ख्याल ये है कि ये कोई दो दो रास्ते भी नहीं है कि या आप हैप्पीनेस की तरफ चले गए और या ओवरलैप मीनिंग भी की है। तरफ चले गए। मेरा ये ख्याल है कि मैं इस तरह की सारी उल्टी पुल्टी अहमकाना बातें जैसी तुम कर रहे हो, मैं भी इस एज में इसी तरह की बातें किया करता था। और मुझे हैप्पीनेस और मीनिंग एक ही रास्ते पे चल के भी मिला, और ये मिल सकता है। सो कहीं तुम्हारी बात से ये ना बिल्कुल। समझें कि या आपने एक रिक्रिएशनल हैप्पी जिंदगी गुजारनी है, और अगर नहीं तो फिर सोच और फिक्र के साथ मानी की तलाश में और बतालिब की तलाश में और खोज में और मीनिंग की खोज में चले जाना है, ऐसा भी नहीं है। ये क्योंकि इससे बहुत बिल्कुल। डर ये भी जाएंगे लोग तुम्हारी इस बात से कि शायद अगर बिल्कुल हम आपने मीनिंग। सही आप आपने प्लीज। सही निशानदेही की है। इसमें बिल्कुल ओवरलैप भी है, क्योंकि बहुत से हमने देखे हैं इस तरह के थेरिस्ट भी हैं जिन्होंने बड़ी हेल्थी लाइफ गुजारी है। बहुत से इस तरह के भी हैं जिन्होंने सुसाइड भी कर ली है। तो हाँ। अब ये तो आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि वो नीचा ये कहता है कि आपने अपना मीनिंग जिंदगी का खुद कंस्ट्रक्ट करना है, अपनी मोरालिटी को स्क्रैच से बनाना है, और आपने अपनी आइडियल्स को खुद स्क्रैच से कंस्ट्रक्ट करना है। अगर आप अच्छे आइडियल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यू कैन लिव अ हैप्पी लाइफ एंड अ मीनिंगफुल लाइफ एज वेल। अच्छा मुजम्मिल, मैं मेरी बल्कि आपको मैं बताऊं, मेरी और मुजम्मिल की जब आपस में थोड़ी इंटरेक्शन पर्सनल लेवल पे एक दूसरे से राब्ता हुआ, तो इस बात को मेरा ख्याल है 10 दिन से ज्यादा नहीं हुए जब मैंने आपको इनवाइट किया था अपने। तो इससे पहले मेरी इनसे ना यस। कभी जिंदगी में मुलाकात है ना टेलीफोन पे बात है। मैं इनका सिर्फ फॉलोअर हूं, इनके पेज का। तो मैंने जब इन्हें कहा तो ये बड़े हैरान हुए। मैंने कहा मैंने आपसे कुछ सीखना है, तो बड़े हैरान हुए कि तौसीक हैदर मुझे कह रहा है कि मैंने तुमसे कुछ सीखना है, तो ये कुछ बात समझ में नहीं आई। जी सर। मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि अगर हम इस चीज को ब्रेक कर दें कि जो पहले पैदा हुआ है वो उम्र में तो सीनियर है, लेकिन वो हो सकता है इल्म में सीनियर ना हो। बहुत सी चीजें हैं जो आप मुझसे सीख सकते हैं, आप मेरे से आधी उम्र के हैं इस वक्त, और बहुत सी चीजें मैं आपसे सीख सकता हूं। ये प्रॉब्लम ग्लोबल है या ये हमारे माशरे का मसला है कि मुजम्मिल क्योंकि तौसीक से आधी उम्र का है तो तौसीक हैज टू हैव अ से इन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तौसीफ साहब, बिल्कुल ये नहीं, ये आपका बड़ापन इस तरह से है, ये मैं इसको फ्लैटरी में नहीं लूंगा। ये इस तरह से है कि आपकी थॉट इतनी फ्री है कि आप एज को जो है ना सिर्फ एज अ नंबर ही देखते हैं, आप मेच्योरिटी को एज से मिक्स नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 60 साल 70 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मालूम होता कि उनके इर्द गिर्द की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उन्होंने कभी देखा नहीं होता। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग इंडस्ट्री के अंदर भी, मीडिया के अंदर भी और जगहों पर भी ये चीज़ परसीव करते हैं कि एज जो है ना उसी से मेच्योरिटी आती है। जब दाढ़ी के बाल सफ़ेद होंगे तब इंटेलिजेंट हो जाओगे, तब तजिया कार बन जाना, उससे पहले नहीं बन सकते। तो ये आपकी निशानदेही बिल्कुल ठीक है और अनफॉर्चुनेट भी है। हमें बेसिकली ये देखना चाहिए कि किसने कितनी मीनिंगफुल टाइम गुजारा है और क्वालिटी कितनी गुजारी है, अपने टाइम को सर्व किस तरह से किया है, ना कि ये कि उसके शनाख्ती कार्ड पे क्या लिखा हुआ है। आप एक प्राइवेट चैनल जीएनएन पे खबरें पढ़ते हैं, लेकिन जी आपको जी। आपको जो मैं पढ़ता हूं, आप जो आप लिखते हैं या आप जो अपने व्लॉग्स उसको सुन के और उसको पढ़ के जो आप इस वक्त बातें भी करें, मेरा ये जाती ख्याल है कि आपको तो कोई प्रोग्राम एंकर करना चाहिए। मतलब आपके पास मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो कभी किसी चैनल वैनल ने आपको ऑफर नहीं की कि आप आके एंकर बने, सिर्फ खबरें ना पढ़े? ये इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि खबरें पढ़ना जो कोई कोई कम तर काम है जी मैं समझ पॉलिटिकल मैं एंकरिंग से। समझ मैंने खुद खबरें पढ़ी हुई हैं, ऐसा उसमें नहीं, लेकिन कहने का मतलब है कि वो जो रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल में पॉलिटिकल या वैसे जनरली करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल नहीं करंट अफेयर्स के शो के एंकर का जो पोटेंशियल होना चाहिए, यू फॉल फिट फॉर दैट। दिस इज माय ओपिनियन। कभी किसी ने ऑफर नहीं किया? तौसीक साहब, स्टार्ट में मैंने जब चैनल 5 से शुरू किया खबरें का जो चैनल है, तो उसमें मैं एक प्रोग्राम करता रहा हूँ आज पाकिस्तान के नाम से। और वो मेरा स्टार्ट था, आयरॉनिकली स्टार्ट में मुझे मिल गया और वहाँ पर मैंने तकरीबन 4 से 5 माह किया, लेकिन उसके बाद जाकर नहीं हो सका। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो आप जिस तरह से एनालाइज करते हैं, आपका बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल है। मेरी तरह से ही आपकी शायद शायद सोच है, इसीलिए आप शायद इस चीज़ को स्पॉट कर रहे हैं। लेकिन डिसीजन मेकर्स जो होते हैं वो मोस्टली वो एक ही जो है ना कंसिस्टेंट चैनल पे चलने वाले, कंसिस्टेंट रास्ते पे चलने वाले लोगों को मेरा ख्याल है प्रेफर करते हैं। और एज का फैक्टर भी होता है जो आप कह रहे हैं कि लोगों को डिक्लाइन, लोगों को जो है ना वो साइड पे कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं होता।
और बहुत से ऐसे आपके नज़रियात होते हैं जो कि इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते बहुत से लोगों के लिए, तो फिर उससे प्रॉब्लम्स भी आती हैं आपको, और उसके लिए आपका पाथ जो है ना वो और मुश्किल बन जाता है। तो बस उसी की स्ट्रगल में तो है, और तुम्हारा कभी कहने का मतलब इतना है एंटिसिपेट नहीं किया मैंने। कि हमारा मीडिया जो है, खासतौर पे न्यूज एंड करंट अफेयर्स का, जो प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है हमारे पास, माशाल्लाह बहुत से चैनल्स हैं, वो एक ही तरह के सोच रखने वाले लोगों को रखते हैं, ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल सर, ऐसे है क्योंकि एक्सेप्शंस बहुत कम है। 9:1 होगा शायद एक, जो है ना वो कोई डिफरेंट हो, बाकी 9-10 इस तरह से, क्योंकि हमारे यहाँ पे एंकरिंग इस तरह की होती है, काफ़ी सेंसेशनलिज्म इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। और उसमें ये होता है कि मॉडरेटर ने सिर्फ अपना आप दिखाना होता है, गेस्ट तो फोकस होता ही नहीं है, मॉडरेटर फोकस होता है यहाँ पे। और पूरी दुनिया में ये होता है कि मॉडरेटर ने इतना नोटिस नहीं होना होता, लेकिन हमारे यहाँ पे उलट होता है उससे, क्योंकि एक पर्सनैलिटी जो है ना वो डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं लोग, और वो कहते हैं कि अपने आप को ग्लोरीफाई करो एंड जस्ट मेक योर सेल्फ नोटिस्ड। सो जो लोग चुप करके गेस्ट की बात सुन रहे हो वो फेल्ड एंकर होते हैं यहाँ पे। तो इसमें एथिक्स इन्वॉल्व नहीं होती, जैसे पॉलिटिक्स में मैकेवेली कहता है कि एथिक्स इन्वॉल्व नहीं होती, इस तरह हमारे यहाँ मीडिया में नहीं होती। तो एथिक्स पे चलोगे तो इतना फिर फेल शोर हो क्यों जाओगे। मचाते हो तुम? स्क्रीन इतनी इतनी नॉइजी क्यों होती है? खबरों। ये सवाल तो ये सवाल मुझे बहुत से सिविलाइज लोग करते हैं लेकिन अब बेसिकली यही कह सकते हैं कि एक सेंसेशनल जो है ना वो कॉम है हम, कलेक्टिवली हमारी सेंसेशनल थॉट है, हर चीज़ सेंसेशन का बिकती है। सेंसेशनल बिल्कुल बिकती है। और सेंसेशन वो बिकती। हम्म। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो जो है ना वो कैची होती है, और लोग इन्फॉर्मेशन, जो आपने पहले बात की, सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो है ना स्टेटिस्टिकल सीख कर रहे होते हैं, नॉलेज नहीं सीख कर रहे होते। तो उनको मुतवज्जे करने के लिए सिर्फ जैसे कि बकरियों का रेवड़ होता है, तो वो ज़ोर से हाँकना पड़ता है, फिर वो देखती हैं आपकी तरफ और फिर आगे चलती हैं। वाह। तो यहाँ पर मसला ये है कि दुनिया में जो जैसी कौमें हैं वो इन्फॉर्मेशन सीख करती हैं, लेकिन हमारी कौम जो है ना वो सबसे ज़्यादा रेटिंग यहाँ उन शोज़ की आती रही है जिसमें मुफ्ती साहब की और वीना मलिक की लड़ाई होती रही है, या इस तरह के शोज़ की। हम्म। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कोई सुनना नहीं चाहता, तो इसीलिए यहाँ चीखना पड़ेगा। तुमने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी, और उस वक्त मैंने कता कलामी इसलिए नहीं की कि वो एक फ्लो में और बात जा रही थी, लेकिन अब मैं पूछना जी जी। चाहूंगा। मुझे सोचना सिखाओ। सोचते कैसे हैं? तुमने सोच और फिक्र की बात की थी ना, सोचा बिल्कुल। जाता कैसे है? वो बहुत डीप क्वेश्चन है। इसमें इसमें ये हो सकता है कि सबसे पहली चीज़ जो हमें सीखनी है वो ये है कि अथॉरिटी और नॉलेज सिस्टम या फिर पावर सिस्टम जो लोगों ने बनाए होते हैं उसको चैलेंज करना सीखें। आप अगर छोटे से बच्चे को देख लेना, वो पैदा होता है, उसे कुछ नहीं पता होता सच क्या है गलत क्या है, नेचुरल क्यूरियोसिटी उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। खिलौना मिलता है उसे तोड़ देता है, चीज़ों को खींचता है, स्विच में उंगली देता है, माँ बाप को तंग करता है। लेकिन हम एक प्रोसेस से गुजार के उसकी क्यूरोसिटी का कत्ल करते हैं, उसकी क्यूरोसिटी की लाश उसके अंदर दफना के उसको बड़ा करते हैं कि पुत्र सवाल नहीं करना साढ़े कोलों क्योंकि सानू जवाब नहीं आता। तो ये चीज़ है कि क्यूरोसिटी को इस तरह से आप बढ़ाएं कि जो भी चीज़ आपको बताई जाए उसको चैलेंज करें, उसके अंदर घुसें। चाहे वो आपके पेरेंट्स ने बताई है, स्टेट ने बताई है, चाहे वो आपके वजीर आज़म ने बताई है, चाहे वो आपके मास्टर ने बताई है, उससे बियॉन्ड सोचना सीखें। क्योंकि फूको ये कहता है कि नॉलेज सिस्टम वो लोग क्रिएट करते हैं जो पावर सिस्टम के मालिक होते हैं। बड़ी थ्योरी वो बना देते हैं और आपके सर पे मुसल्लत कर देते हैं, और आपने उसको मानना होता है, आप उससे उसके पार सोच ही नहीं सकते। तो उसके पार अगर सोचना सीख जाएंगे, जो आपको बताया जाएगा, अथॉरिटी के आगे बाव करना छोड़ देंगे, तब आपको असल नॉलेज मिलेगा, क्योंकि जो पर्दे के पीछे हो रहा है वही इल्म है, मैं तो ये समझता हूँ। ऐसे में तो मुझे तो डर ये लग रहा है कि इंसान इंसान शायद कुछ ऐसी चीजों को भी चैलेंज, मसलन मसलन खुदा पे सवाल सबसे पहले किसने कौन उठाता है? बच्चा। बिल्कुल क्रिटिकल थिंग बिल्कुल, हाँ, यस, वो पूछता बच्चा है। कहता है ना, बच्चा पूछता है, अम्मी अल्लाह मियाँ कहाँ है? तो जी जी। और या खुदा का होना ना होने पे सबसे पहला सवाल बच्चा उठाता है, क्यूरियोसिटी के हवाले से, मुझे बिल्कुल। ख्याल है। लेकिन जब जी आप तुम ये बिल्कुल। सोच और फिक्र की बात करते हो, तो ऐसे में क्या अगर मेरी सोच और फिक्र मुझे बिल्कुल गैलेक्सीज और यूनिवर्स और ट्रूथ की तलाश में, तो फिर मेरी सोच और फिक्र कहाँ कहाँ मुझे ले जाएगी? इजाजत है? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी आपको, और ये होती भी है। और कुछ लोग तो नाइलिस्ट बन जाते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि जो भी दुनिया में हो रहा है वो गलत है, और जो भी मैं देख रहा हूँ वो गलत है, रियलिटी कुछ भी नहीं है, जो बताया जा रहा है सब झूठ है। और कुछ लोग पोस्ट मॉडर्निस्ट बन जाते हैं, वो कहते हैं कि सच कुछ है ही नहीं, और सच की कोई डेफिनेशन नहीं, परसेप्शन होती है सिर्फ एक, ये फैक्ट तो कोई चीज़ होता ही नहीं।
तो कन्फ्यूजन बड़ी आती है और बड़ी पेनफुल कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो यकीन है ना वो बड़ा सुकून देता है आपको। आप आराम से रात को सो जाते हैं, आपको पता होता है ये होना है, कल ये होना है, परसों वो होना है। लेकिन कन्फ्यूजन तो बड़ा पेनफुल रास्ता है, और अनफॉर्चुनेटली उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप रेबल बन जाते हैं। तो बेशक रिसर्च ज़रूर करें, और रिसर्च के बगैर ब्लाइंड फेथ ना रखें। आपने जिस चीज़ पे भी यकीन करना है, आपकी शख्सी आज़ादी होनी चाहिए इस माशरे के अंदर, हर माशरे के अंदर। और यूरोपियन सोसाइटी अगर डार्क एजेस से निकली है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में साइन करके, तो उसने वो खून देखा हुआ है जो कि हम्म। यकीन ज़्यादा होने के बायस फैलता है। तो अगर आप इन चीज़ों से अब थक चुके हैं, तो फिर आप शख्सी आज़ादी को प्रमोट करें। जो अपनी रिसर्च के मुताबिक जो सीखता है, जो समझता है, उसको वो करने दें। लेट देम लिव, लेट देम पीपल लिव। तुम क्या समझते हो वाकई कि सच कोई भी नहीं है, सिर्फ परसेप्शंस हैं? जितने अफराद हैं दुनिया में उतने सच हैं। हम 7 बिलियन हैं तो 7 बिलियन सच हैं, या 7 बिलियन परसेप्शंस हैं और सच कुछ भी नहीं है? डू यू बिलीव दैट? बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं हम, क्योंकि इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और दुनिया में 5,000 से जायद खुदा जो है ना, इस वक्त उनकी जो है वो लोग उनको मानते हैं, और हर कोई समझता है मेरा सच्चा है। तो हर एक के क्रिश्चियन पेरेंट्स के बच्चे क्रिश्चियन होते हैं, मोस्टली मुस्लिम्स के मुस्लिम्स होते हैं। तो ये पैराडाइम होता है, और इसमें कल्चरल चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। इसमें चलते रहना चाहिए जिन्होंने चलना है। लेकिन जो थोड़ा सा इससे हट के रास्ता इख्तियार करना चाह रहे हैं, उनको रोका नहीं जाना चाहिए। ना उनको थ्रेट्स देने चाहिए, ना उनकी ज़िंदगी के लिए मसाइल पैदा करने चाहिए। क्योंकि अगर उनके उन्हीं नज़रियात की बुनियाद पे अगर वो ज़िंदा हैं, तो वो आपको ज़िंदा रहने दे रहे हैं, आप उनको ज़िंदा रहने दें। और बेशक ये बात ठीक है कि हम एक यूनिवर्सैलिटी को इस पे एंटिसिपेट नहीं कर सकते, कि भाई जो मैं मानता हूँ वही तुम मानो, वरना जो है ना तुम्हें जीने नहीं दूंगा मैं। माशाल्लाह, जो तुम्हारी शक्लो सूरत है और जो तुम्हारा स्माइल है, अगर तुम एक टिकटॉकर बन जाओ और रोजाना सुबह उठ के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गानों के ऊपर ऐसे ऐसे करके वीडियोस बना के डालो, तो 1 साल के अंदर अंदर कोई 45 लाख फॉलोअर तुम्हारे होंगे। मैं तुम बता सकता हूँ, इंडिया पाकिस्तान। ये तो आपने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है मॉनेटरली लिहाज से। लेकिन कभी सोचा नहीं है इस तरह, पता नहीं क्या चीज़ है कि तुम निहायत मैं अहमक मतलब। इंसान हो कि इन लुक्स के साथ तुम जो है ना जाया कर रहे हो अपने सारा सोच और फिक्र और फलसफा और ये और वो बना को 40-45 लाख फॉलोअर तेरे होने ते अगे जिंदगी फिट पैसे कमाओ। नहीं नहीं, तो सिख साहब आपका अपना नज़रिया भी इससे मुख्तलिफ है, ये मैं जानता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ बाकी बहुत से लोग कहते हैं कि भाई वो जिस तरह बहुत से शोज़ में गया मैं, और उन्होंने कहा भाई मॉडलिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन नेचुरली अपील ही नहीं आती, पता नहीं क्यों, वो कि वो उस कदर शायद उतना लाइवली नहीं हूँ मैं, या कोई और वजह है। लेकिन मुझे बहुत सुपरफिशियल लगता है, ये बहुत सतह का चीज का ये जो है ना वो काम लगता है, कि भाई आपने एक जगह पे बैठ के और एक जो है ना वो आर्टिफिशियल एक्टिंग करनी है, और उसके बाद में जो है ग्लैमर दिखाना है और कैश करवाना है, जिस तरह के आप पैदा होके आए हैं, जिसमें आपको कोई कमाल भी नहीं है ना कोई जो है ना वो टैलेंट समझता हूँ उसको मैं, कि हाउ यू लुक इज नॉट योर टैलेंट एट ऑल। लेकिन बस अब क्या कह सकते हैं, हम लोग कहते हैं, उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करता हूँ। होता नहीं है आ, लेकिन। नहीं, बिल्कुल मुझे पता था यही जवाब आएगा। लेकिन वो जो एक सवाल आया था ना तुम्हारा, वो स्माइल, उससे मुझे ख्याल आया कि ये हो तुम्हारे, सकता है, हाँ, मतलब तुम आप सोच और पोटेंशियल फिक्र के करियर देखा फॉलोअर्स आपने इसमें। इस सोशल मीडिया पे सोच और फिक्र के फॉलोअर्स नहीं है, लुक्स और बिल्कुल स्माइल्स और डिंपल्स के फॉलोअर्स हैं, इसलिए। ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है जी, उसमें फॉलोअर्स भी बहुत हैं और उसमें रंगीनियां भी बहुत हैं। रंगीनी है बहुत। आखिर में मैं तुमसे जरूर जानना चाहूंगा, मुजम्मिल के, अगर इस दुनिया में नेशनलिज्म की बुनियाद पे ज्योग्राफीज ना बनी होती, ममालिक ना बने होते, बहुत पहले चले जाओ, तो ये जी। दुनिया कैसी होती? इफ देयर वर नो बाउंड्रीज या जियोग्राफिकल। इट इट वुड हैव बीन एन आइडियल वर्ल्ड, बिकॉज ये तो नेशन स्टेट्स की आप बात कर रहे हैं, जो कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 के बाद से आई। तो उससे पहले यही था कि एक शख्स का दिल किया, वो उठा, और उसने जो है ना वो कहीं और पनाह इख्तियार कर ली। और दुनिया जो थी उसके उसके सिटीजन हुआ करते थे, ममालिक के सिटीजन नहीं होते थे। लेकिन बेसिकली अब रियलिज्म ऐसा हम हमारे पीछे पड़ा कि इतनी अनारकी फैली कि ह्यूमन नेचर के अंदर जो वायलेंस है वो हमसे कंट्रोल नहीं हो पाया। ये मार धाड़, ये जंगें, ये फसादात, ये जेनोसाइड, ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहे थे लोगों से। और फिर ये बाउंड्रियाँ इस तरह से बनाई गई जैसे पिंजरे में जानवरों को बंद करते हैं। तो मैंने इस पे आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं इस इशू पे। बड़ा पेनफुल लगता है मुझे ये, कि किस तरह से हम अगर देखना चाहते हैं, आज मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से उठूँ और ताजमहल देख के आऊँ जाकर, या देख कर आऊँ कि मेरी मुगल हिस्ट्री क्या थी, या देख कर आऊँ कि मेरी सेंट्रल एशियन रूट्स क्या थी,
तो मैं यहाँ से उठूँ, आराम से जाऊँ और मुझे कोई रोके ना। लेकिन इसके लिए मुझे दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, मेरे वीज़ा रिजेक्ट होंगे, मुझे बताया जाएगा इतने पैसे दो फिर जा सकते हो। तो शख्सी आज़ादी बहुत हद तक बढ़ जाती है अगर ये सब ना होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया एनार्की से भरी पड़ी है। और वो स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट है जिस तरह के थॉमस हॉब्स का, कि वो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर हाँ। में लाइफ नास्टी, ब्रूटिश और शॉर्ट होती है। तो ये भी नास्टी, ब्रूटिश और शॉर्ट होती है अगर शायद बाउंड्रीज ना होती, कत्लो भारत अभी भी हो रही होती, थोड़ा पीस शायद इसीलिए आ गया है। लेकिन ये पीस का जो एक्सपेंस आया ना, ये बहुत बड़ा है। इसने इंसानों को जकड़ दिया इस चीज़ में कि पार्टीशन हुई और यहाँ पे करोड़ों खानदान इस तरफ बैठे हुए हैं, आधे उधर बैठे हुए हैं, किसी की दादी उधर है, किसी की नानी उधर, चाचा उधर है, माँ उधर रह गई, कभी मिल नहीं पाए। तो ये इंसान की ज़िंदगी जो है ना मज़ीद तंग हुई। इसमें रियासतें जीती, हुक्मरान जीते, शहरी हार गए, इंसान हार गए इसमें। सैयद मुजम्मिल, बहुत लुत्फ आया तुमसे बात करके। जीते रहो, खुश रहो। और मैं तो तुम्हें फॉलो करता हूँ और सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है। और जी तौसीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आप अपनी तरह के मुझे वाहिद इंसान मिले हैं जिसको इन चीज़ों का भी सुनने का मज़ा आता है। वरना यकीन करें कि इतनी डाइवर्सिटी ख़त्म हो चुकी है कि आपकी तरह के इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल हो चुका है। सो इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर दैट यू हैव कॉल्ड मी हियर, एंड आई विल कीप फॉलोइंग यू, एंड यू आर अ ग्रेट मैन इन योरसेल्फ। जीते रहो। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स अ शुक्रिया। लॉट। ये सेशन साथियों अभी कुछ देर के अंदर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, तौसीक हैदर ऑफिशियल पे। और इसका लिंक शाह साहब जो है वो अपने फैंस के लिए शेयर कर लेंगे। और ये जो हमने बातें की, अगर आपको ऐसी दीवानी सी, अहमकाना सी लगे तो भूल जाइएगा, आराम से करवट बदल के सो जाइएगा। और अगर आपको लगे कि इन बातों में कुछ दम सा है, किसी और तक पहुंचनी चाहिए, तो इस सेशन को किसी और दोस्त के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुजम्मिल, खुश रहो। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।